नमस्कार, स्वागत है आपका। घड़ी में 9 बज गए हैं, वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बातम। इस वक्त हम मसूरी और देहरादून हाईवे के बीच मौजूद हैं, लेकिन आज भी खबरें लगातार होंगी, विस्तार से होंगी, बिना ब्रेक के हम आपको दिखाएंगे हर वो खबर जिसका सीधा सरोकार आपसे है। लेकिन आज मुख्य तौर पर बात होगी किसान आंदोलन की। बड़ा सवाल ये कि क्या आज किसान आंदोलन खत्म हो सकता है, क्योंकि अब से 1 घंटे बाद संयुक्त किसान मोर्चा की एक अहम बैठक होने वाली है, जिसमें यह फैसला लिया जाएगा कि क्या आगे इस किसान आंदोलन को जारी रखना है या फिर नहीं। इस बैठक में सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री भी शामिल हो सकते हैं और इस बैठक से एक मसौदा निकलकर 2 बजे की एक बैठक में जाएगा, जिसमें यह पूर्ण रूप से तय होगा कि क्या इस किसान आंदोलन को आगे भी जारी रखना है या फिर नहीं। क्योंकि कई ऐसे किसान संगठन हैं जिनका ये मत है, जिनकी ये राय है कि अब जब 3 कृषि कानून को वापस ले लिया गया है तो अपने अपने घरों की ओर वापसी होनी चाहिए। जबकि राकेश टिकैत बार बार ये कह रहे हैं कि जब तक एमएसपी पर बिल नहीं आ जाता है अलग से, जब तक उस पर बात नहीं हो जाती है, तब तक ये किसान अपने घर की ओर वापस नहीं लौटेंगे। तो हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे आज दिन भर ये किसान आंदोलन को लेकर गतिविधियां जारी रहेंगी। हमारे 2 संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिंगू बॉर्डर से हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा हमारे साथ हैं, वहीं गाजीपुर बॉर्डर से कुमार कुणाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले हिमांशु, आपका रुख करते हुए, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा की ये जो 10 बजे बैठक होने वाली है, ये बेहद अहम है। इस बैठक में ये तय होगा कि किसान आंदोलन जारी रखना है या फिर नहीं। आसार क्या लग रहे हैं? देखिए, दरअसल जो गतिरोध बना हुआ है जिन मुद्दों को लेकर के, जो कृषि बिल था उसके वापस हो जाने के बाद, खास तौर से जो केस हुए हैं उन केस वापसी को लेकर के, एमएसपी को लेकर के और उन नामों को फाइनलाइज करने को लेकर के जो कमेटी बनेगी उनमें कौन लोग रहेंगे, उन सभी गतिरोधों को दूर करने की कोशिश होगी इस बैठक में। यही उम्मीद लगाए बैठे हैं सभी लोग कि जो तमाम गतिरोध अब बने हुए हैं किसी तरीके से उन पे एक राय बनाया जाए, ताकि जो तमाम बातें हैं वो फाइनल हो सके। और उसके बाद जो किसान लोग यहाँ पे बैठे हुए, जो किसान नेता हैं, उन्होंने इस बार जो तमाम किसान हैं उनसे भी बातचीत की हुई है और एक राय बनाने की कोशिश की जा रही है। जो 40 संगठन हैं किसानों के, उन्होंने आपस में भी बातचीत की है और बातचीत करने के बाद वो अब मंत्री से मिलेंगे और वहां पर जो तमाम पॉइंट्स हैं एक एक करके रखा जाएगा। और उन पॉइंट्स पे, जैसे सबसे पहले कि जो केसेस वापसी हैं उन पे जो सरकार का रुख है कि एक बार जब आप यहां से मूव करेंगे तो जो इसकी प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी, तो उसकी टाइम लिमिट को लेकर के बात हो सकती है। दूसरी चीज जो बिजली का बिल है, तीसरी चीज जो थानों में ट्रैक्टर जमा है, और सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण जो एमएसपी को लेकर के जो बातचीत चल रही है उस पे किस तरीके से सरकार आगे बढ़ेगी, उन चीजों पर, मुद्दों पर वहां पर डिस्कशन किया जाएगा। और उसके बाद वो लोग यहाँ पर सिंगू बॉर्डर वापस आएंगे और सिंगू बॉर्डर पर 2 बजे एक बैठक पहले से ही प्रस्तावित है। जो बैठक कल खत्म हुई थी जहां पर, वो ही वहीं से इस बैठक की आगे शुरुआत की जाएगी और कोशिश की जाएगी कि जो तमाम गतिरोध हो वो खत्म हो और ये आंदोलन पूरा हो। जी नहीं, बने रहिए हमारे साथ हिमांशु। मेरे सहयोगी कुमार कुणाल भी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ गाजीपुर बॉर्डर से जुड़ गए हैं। कुमार, देखिए, आप लगातार राकेश टिकैत से बात करते आ रहे हैं। एक वक्त ऐसा था जब राकेश टिकैत ने कहा था कि 3 कृषि कानून बिल की वापसी से कम पर नहीं मानेंगे, वो वापस हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि एमएसपी पर बिल चाहिए। अब एमएसपी पर बिल पर बात होगी, तब आगे इस तरीके का आंदोलन जारी रहेगा या फिर नहीं, इस पर चर्चा हो सकती है। ये तमाम बातें वो कहते आए हैं, लेकिन अब उनका रुख क्या है? क्योंकि तमाम जो अलग अलग किसान संगठन है वो उस पर अलग थलग पड़ते दिखाई दे रहे हैं, ये तो साफ है। अब क्या उनका रुख थोड़ा नरम है या फिर वैसे की तरह सख्त है? देखिए, दबाव 2 तरीके का है। एक तो पहला दबाव है किसानों की तरफ से, क्योंकि उनको भी 1 साल हो गए ये पूरा आंदोलन चलाते हुए, और आंदोलन चलते चलते ये स्थिति बन रही है कि अगर आंदोलन अब खत्म नहीं होता है तो कितना लंबा चलेगा ये मुश्किल है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में और पंजाब में दोनों जगह चुनाव है और दोनों जगह चुनावों के मद्देनजर कई सारे संगठन वापस जाना चाहते हैं, क्योंकि कई लोगों की अपनी चुनावी महत्वाकांक्षा भी है। ऐसे में कुछ संगठन जो कि ये कह रहे हैं कि जब तक
पूरा मुकम्मल इस आंदोलन से नतीजा निकल करके नहीं आता है। मसलन जो एमएसपी की मांग है उसको लेकर के जो कमेटी बनेगी, उस कमेटी में कौन से लोग होंगे? क्या वही लोग तो नहीं होंगे जिन्होंने तीनों कृषि कानूनों को बनाने में अपनी भूमिका अदा की थी? अगर वही लोग होंगे तो किसानों का कहना है कि फिर आंदोलन का फायदा नहीं होगा, नतीजा फिर पता है। दूसरी बात है कि जो कानून के बाद जो केस हुए हैं पिछले 1 साल में, उनको वापसी लेने को लेकर के जो तकरार है, इनका कहना है कि अगर हम वापस चले गए और फिर अगर केस वापस नहीं होगा तो मुश्किल होगी, दोबारा आंदोलन खड़ा करना संभव नहीं हो पाएगा। तो ये तमाम विषय हैं जिसको लेकर के अभी चर्चा हो रही है और इस पर एक तरीके से सरकार से आश्वासन चाहिए होगा पूरी तरह से, और जब तक आश्वासन सरकार से नहीं मिलेगा तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। तो यही उम्मीद है कि अगर आज मंत्री बैठेंगे तो शायद आश्वासन मिल जाए और 2 बजे की बैठक में आंदोलन खत्म करने पर कोई बड़ा फैसला हो सके। ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। हिमांशु हमारे संवाददाता कुमार कुणाल जानकारी देते कि किस तरीके से अब एक लंबा वक्त बीत चुका है, कई किसान संगठन ऐसे हैं जो अपने घर वापस जाना चाहते हैं, आंदोलन को खत्म करना चाहते हैं। आइए आपको दिखा देते हैं कि 3 बड़े किसान नेताओं का क्या कहना है। प्रस्ताव ये था कि हम सारी बात मान लेंगे, आप उठ जाओ। मतलब अजीब आए थी भी, उठ जाओ सारी बात मान लेंगे। ये 12 महीने से बैठाई क्यों रखे? एमएसपी पे भी बताई कि कमेटी बनाएंगे और लोग भी रखेंगे, संयुक्त मोर्चे के भी रखेंगे। स्पष्ट नहीं है, स्पष्ट बताओ ना कि क्या क्या आप करोगे, खोल कर बताओ उसमें। तो उन्होंने कहा है कि पहले आप आंदोलन को खत्म करें, फिर हम केस वापस लेंगे। तो उसमें थोड़ी सी असहमति है। सवाल किया है कि कल समाप्ति हो सकती है, ऐसी हम कोई गारंटी नहीं दे रहे हैं। अगर सरकार गारंटी बातें सारी मानेगी तब वो होगा, वरना अगर किसी भाई ने पहले कह भी दिया हो, तो मेरे को पता लगा था कि पहले किसी ने कह दिया और कोई टेलीविजन पे चल गई कि कल समाप्ति कर रहे हैं, तो हम उसका खंडन करते हैं। जो सरकार ने ड्राफ्ट भेजा था 5 मांगों का, उस ड्राफ्ट में से हमारे उनकी 4 मांगों को एक्सेप्ट कर लिया मोर्चे ने। सिर्फ और सिर्फ एक मांग जो है केस वापसी वाली, केस वापसी में सरकार की थोड़ी गोलमोल लग रही है। एमएसपी पे कमेटी हो जाएगी, हमारा चलो चल जाए। यहाँ मोर्चे में आज जो संयुक्त किसान मोर्चा में फैसला हुआ, भाई केस पहले आप सरकार ऐलान करे, कौन कौन से केस किस किस टाइप पे वापस करेंगे, किस केस में कमी पेशी रखेंगे, उसके बाद हम करेंगे। किसान आंदोलन के बाद अब बात मथुरा की करेंगे। मथुरा के माठ में आज सीएम योगी आदित्यनाथ रैली करने वाले हैं। दरअसल मथुरा इस वक्त सुर्खियों का केंद्र बना हुआ है। जब से उसे लेकर विवादास्पद बयान दिया गया डिप्टी सीएम की ओर से, तब से ही ये कहा जा रहा है कि क्या वाकई मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि में मंदिर बनेगा या फिर नहीं। वहीं के एक मंत्री ने भी कहा है कि अगर श्री कृष्ण का मंदिर मथुरा में नहीं बनेगा तो क्या लाहौर में बनेगा। भगवान कृष्ण का मंदिर यदि मथुरा में नहीं बनेगा तो लाहौर में थोड़ी बनेगा, रावलपिंडी में थोड़ी बनेगा। प्रभु श्री कृष्ण के जन्म स्थान का जो भव्य दिव्य मंदिर का परिसर है, उसके बीचों बीच में जो सफेद भवन है, वो हर हिंदू के सीने में सूल की तरह चुभ रहा है। मथुरा में 6 दिसंबर तो शांतिपूर्वक बीत गया, लेकिन जैसे जैसे चुनाव की तारीख करीब आ रही है, बीजेपी नेताओं की बयानबाजी से मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। मथुरा को लेकर ताजा बयान आया है यूपी के कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी का। भगवान कृष्ण का मंदिर यदि मथुरा में नहीं बनेगा तो लाहौर में थोड़ी बनेगा, रावलपिंडी में थोड़ी बनेगा। यहाँ तो भगवान कृष्ण का मंदिर बनना ही चाहिए। यूपी के मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी का दावा है कि अयोध्या की तरह मथुरा में भी जल्द भगवान कृष्ण का दिव्य मंदिर बन जाएगा। मंदिर कब बनेगा? इसी तरह से राम मंदिर के बारे में कहा जाता था, हमसे ही लोग सवाल करते थे कि आप लोग नारा देते हैं रामलला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। आदरणीय योगी जी स्वयं बहुत बड़े संत हैं। उचित समय पे जब भगवान की प्रेरणा होगी, जैसे अयोध्या का मंदिर प्रारंभ हुआ है, ऐसे ही श्री कृष्ण भगवान का मंदिर प्रारंभ। लक्ष्मी नारायण चौधरी का बयान सामने आने से ठीक पहले
यूपी के एक अन्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला का ये बयान कल सुर्खियों में रहा। अयोध्या हमारा था, माननीय उच्चतम न्यायालय के सहयोग से वो हमारा हो गया है। काशी विश्वनाथ हमारा था, आज भव्य स्वरूप ले लिया। और निश्चित रूप से मथुरा भी हमारे प्रभु श्री कृष्ण का जन्म स्थान है, वहां पर किसी और का कोई स्थान नहीं रहेगा। वह पूरा का पूरा परिसर जन्म स्थान का ही है और वहां पर भी भव्य मंदिर ही बनेगा। ऐसा समय आने वाला है, दुनिया कोई ताकत इसे रोक नहीं पाएगी। हिंदू संगठनों का दावा है कि मुगल शासक औरंगजेब ने 1669 में श्री कृष्ण मंदिर को तोड़वा दिया था और इसके एक हिस्से में ईदगाह का निर्माण कराया था। इसी ईदगाह को हटाने के लिए कोर्ट में हिंदू पक्ष की ओर से केस दाखिल किया गया है। 6 दिसंबर को कई हिंदू संगठनों ने यहां जलाभिषेक का भी ऐलान किया था, लेकिन सौहार्द बिगड़ने के डर से पुलिस ने किसी को ऐसा करने की इजाजत नहीं दी। दरअसल मथुरा का मुद्दा पिछले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान से चर्चा में आया था। इसके बाद इसके समर्थन में यूपी के एक और मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह भी सामने आए। राम का नाम लेते हैं या कृष्ण का नाम लेते हैं, उनको आपत्ति होती है और कहते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। जिन्ना का आप नाम लेते हो, आपको जिन्ना मुबारक है, हमें राम और कृष्ण मुबारक है। मैं स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूं कि श्री रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है। बाबा विश्वनाथ मंदिर का भव्य कॉरिडोर बन रहा है काशी में, और मथुरा में श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बने, यह हर श्री कृष्ण जी के भक्त की इच्छा है, आकांक्षा है। मैं भी उस भाव को ही प्रकट किया हूँ। श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर चल रही गर्मा गर्म बयानबाजी के बीच आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा के मांट पहुंच रहे हैं। योगी कस्बा मांट में जावरा रोड पर स्थित श्री ब्रिज आदर्श इंटर कॉलेज के खेल मैदान में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। मथुरा को लेकर बीजेपी नेताओं की बयानबाजी के बीच अब सारी निगाहें सीएम योगी की जनसभा पर है। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। मथुरा की बात हो गई, अब बात करेंगे काशी की, जहां पर 13 दिसंबर को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। दरअसल चुनाव बेहद नजदीक है, प्रधानमंत्री का ये संसदीय क्षेत्र है, उनके ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक है, तो ये महज सहयोग नहीं है कि 13 दिसंबर को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भव्य तरीके से उद्घाटन किए जाने की तैयारियां पुरजोर तरीके से की जा रही हैं। वहां पर मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्री जो कि बीजेपी शासित राज्य के हैं, उनकी भी एक बैठक का आयोजन किया जाएगा। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहां आया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। दिव्य रूप लेकर तैयार है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। बाबा विश्वनाथ को सीधे मां गंगा से मिलाने और पूरे परिवार को अलौकिक बनाने का पीएम मोदी का सपना साकार ले चुका है। दुधिया रोशनी से नहाए पूरे परिसर को देखिए, क्या दिव्य नजारा है। बस इंतजार है 13 दिसंबर का, जब पीएम मोदी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। आपने देखा होगा आज काशी के भवन इससे जो बाबा विश्वनाथ धाम के रास्ते से जुड़ते हैं, सभी रास्तों के भवन एक रंग में, एक रूप में हो चुके हैं, और जो नहीं हुए हैं वो भी हो रहे हैं। बहुत जल्द सभी चीजें एकदम संवर रही है काशी। पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जितना भव्य है, उसी तरह उसके लोकार्पण का कार्यक्रम भी काफी भव्य होने वाला है। दिव्य काशी भव्य काशी के नाम से कई हफ्तों तक चलने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई है। लोकार्पण कार्यक्रम में देश के कई धर्माचार्यों, कई प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों समेत करीब 3000 विशिष्ट लोग शामिल होंगे। 12 से 14 दिसंबर तक काशी को दीपोत्सव की तरह सजाया जाएगा। चलो काशी अभियान के नाम से लोगों को काशी विश्वनाथ धाम के इन कार्यक्रमों से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। 13 दिसंबर को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण का कार्यक्रम देश में 51,000 स्थानों पर बीजेपी की ओर से लाइव दिखाया जाएगा। यूपी में 27,000 जगहों पर ये कार्यक्रम लाइव दिखाया जाएगा। लोकार्पण के दिन 5 लाख घरों में प्रसाद के साथ काशी के इतिहास की पुस्तिका पहुंचाई जाएगी। लोकार्पण के समय, लोकार्पण के शाम को, लोकार्पण के पूर्व संध्या पर विभिन्न उत्सव के आयोजन होने हैं। संगीत के आयोजन, घाट पर
भजन संध्या, दीपदान, ऐसे करके बड़े बड़े उत्सव यहाँ पर होने हैं। सभी चौराहों को सजाने का काम, सभी गलियों को सजाने का काम। लोकार्पण के बाद भी महीने भर यहाँ अलग अलग कार्यक्रम होते रहेंगे। 13 और 14 दिसंबर को काशी में बीजेपी के भी मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन होगा। 17 दिसंबर को देश के महापौर का सम्मेलन होगा। 23 दिसंबर के जैविक खेती करने वाले किसानों का सम्मेलन होगा। 9 दिसंबर यानी कल दिव्य काशी भव्य काशी कार्यक्रम बीजेपी करेगी। 12 जनवरी को काशी में युवा सम्मेलन होगा। 8 दिसंबर यानी आज से काशी में संवाद कार्यक्रम होगा। इसके लिए भजन मंडली निकलेगी। जितना दिव्य काशी विश्वनाथ कॉरिडोर उतना ही भव्य लोकार्पण का कार्यक्रम। बस इंतजार कीजिए 13 दिसंबर का। वाराणसी से ब्रजेश यादव के साथ पौलमी साहा, दिल्ली आज तक। बात मथुरा की हो गई, काशी की भी हो गई, अब बात करेंगे अयोध्या की। वहां पर भव्य राम मंदिर बनाने की तैयारियां तो चल ही रही हैं, लेकिन इस बीच आज तैयारियां हो रही हैं रामचंद्र जी की बारात निकालने के लिए। क्या है तैयारियां, देखिए इस खास रिपोर्ट के जरिए। अयोध्या दुल्हन की तरह सजकर तैयार है। उल्लास से झूम रहे हैं अयोध्या वासी। राम की धुन पर नाच रहे हैं राम भक्त। आज खुशी का मौका भी खास है। आज अयोध्या में भगवान राम की बारात निकाली जाएगी। बारात आज शाम 5 बजे दशरथ महल से निकलेगी और रात 8 बजे लौटेगी। आयोजन से जुड़े संत बताते हैं कि बारात का नजारा अनुपम होगा। राम की बारात चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के राजमहल से निकल रही है, तो उसमें कोई कसर होने की कोई संदेह ही नहीं है। इतने दिव्यतम से दिव्यतम मनाया जाएगा। उसमें बारात निकलेगी, उसमें कई तरह के बाजाएं हैं जो चित्रकूट से आ रहे हैं, हरिद्वार से आ रहे हैं, आपको प्रयागराज से आ रहे हैं। अयोध्या के कई बाजा हैं, हाथी है, घोड़ा है, पूरे रथ के साथ बारात निकलेंगे। हजारों हजार की संख्या। दशरथ महल की तैयारी की तस्वीरें देखिए। भव्य तरीके से सजाया गया है। यहाँ विशालकाय शिव धनुष भी रखा गया है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान राम ने सीता स्वयंवर के दौरान भगवान के शिव के धनुष को तोड़ा था। राम बारात में शामिल होने के लिए 50 से अधिक जिलों के लोग अयोध्या पहुँच चुके हैं। देखिए, अयोध्या का जो प्रमुख त्योहार है वो राम विवाह ही माना जाता है और राम जी का जन्म भी माना जाता है। लेकिन जिस तरह अयोध्या नाच उठती है भगवान के विवाह में, ऐसा दृश्य पूरे विश्व में कहीं देखने को नहीं मिलता है। और सरजू मैया भी कल कल छल छल निनाद करके नाचती रहती है। वो साल भर प्रतीक्षा करती है। वो पूरे विश्व के लोगों की प्रतीक्षा साल भर रहती है और ये बड़े ही सौभाग्य का विषय है। कल आज जो है भगवान का विवाह होगा, बड़े धूमधाम से जो है बारात निकलेगी। अयोध्या की अलौकिक दिवाली के बाद रामनगरी में ये दूसरा बड़ा आयोजन है। कोरोना की वजह से पिछले 2 सालों से राम बारात का कार्यक्रम सादगी से मनाया जा रहा था, लेकिन इस बार इसे पूरे हर्षोल्लास से निकालने की तैयारी है। बनवीर सिंह, अयोध्या आज तक। कटरीना और विकी कौशल लंबे समय से अपनी शादी की तैयारी कर रहे थे। दोनों की शादी का जोड़ा कैसा होगा, इसे लेकर कयास लग रहे हैं। शादी में क्या पहनेंगे विक्की कौशल, किन कपड़ों में जलवा बिखेरेंगी कटरीना कैफ। दोनों ने ही अपनी शादी को बेहद सीक्रेट रखा है, लिहाजा अंदर की हर खबर मुश्किल से बाहर आती है। वैसे कटरीना और विक्की की जहां तक बात है तो कपड़ों और उनके रंग को लेकर उनकी पसंद नापसंद इन तस्वीरों से कुछ हद तक साफ होती है। राजस्थान में शाही शादी के लिए रवाना होने से पहले दोनों मुंबई एयरपोर्ट पर नजर आए तो दोनों के चेहरे खिले हुए थे। कटरीना जहां सरसों के पीले रंग के शरारा में अपने घर से निकलती दिखी और फिर दोबारा एयरपोर्ट पर नजर आई, तो वहीं कटरीना का लुक सादा मगर शानदार था। कटरीना ने शरारा के रंग से ही मिलता जुलता दुपट्टा ले रखा था। उनका झुमका और उनकी जूती उनके देसी लुक को पूरा कर रहे थे। दुल्हन बनने जा रही कटरीना ने बालों को खोल रखा था। वहीं विक्की की बात करें तो वो भी अपने घर से लगभग उसी समय निकले। विक्की को एयरपोर्ट पर प्रिंटेड पीच शर्ट में
और भूरे रंग की पैंट में देखा गया। कैमरे को देखकर वो मुस्कुराए, हाथ हिलाया और फिर अंदर चले गए। मुंबई से राजस्थान रवाना होने से एक दिन पहले कटरीना विक्की के घर पहुंची थी। इस दिन कटरीना ने बेहद आकर्षक जॉर्जेट की साड़ी पहनी थी, जिसे अर्पिता मेहता ने डिजाइन किया था। इस साड़ी की कीमत है 54,000 रुपए। जहां तक शादी की बात है तो उस दिन के कपड़ों को लेकर अटकलें जारी हैं। कटरीना के घर कई डिजाइनरों को देखा गया। वहीं नीले रंग के कवर में विक्की की शेरवानी की तस्वीरें और वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं। कवर के छोटे से हिस्से से झांकती शेरवानी नजर आई तो ये भी पता चला कि इसे कुणाल रावल ने डिजाइन किया है। विक्की और कटरीना ने जिस तरह अब तक अपनी रिलेशनशिप को सीक्रेट रखा था, उसी तरह अपने शादी समारोह को भी दुनिया की नजरों से दूर रखा है। हम सिक्स सेंसेस फोर्ट के बाहर खड़े, यहाँ पर आप देख सकते हैं लगातार जो मेहमानों के आने जाने का सिलसिला यहाँ पर बरकरार है। जो मेहमान अभी इन कारों से अंदर गए थे उनकी कारें अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि बाहर आ रही है। जो प्राइवेट सिक्योरिटी है उनकी तरफ से एक स्टिकर दिया गया है कारों को, जिन कारों पे वो स्टिकर होंगे उन कारों को ही अंदर जाने की अनुमति दी जा रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फोर्ट की तरफ से या कहा जाए जो मैनेजमेंट की तरफ से जो कारें प्रोवाइड की गई हैं, जिनमें जो मेहमान हैं, जो विकी कौशल और कैटरीना कैफ के रिलेटिव हैं, जो इस सेरेमनी का हिस्सा बनेंगे, वो इन कारों से फोर्ट में पहुंच रहे हैं। तो इस तरह सारी तैयारियां यहाँ पर हो चुकी है। कटरीना और विक्की कौशल की शादी का समारोह कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। अगले 3 दिनों तक इस समारोह से दिलचस्प खबरें और तस्वीरें आने वाली हैं। सवाई माधोपुर में उमेश राजेंद्र प्रसाद शुक्ल और जयपुर में देव अंकुर के साथ आज तक ब्यूरो। हाल ही में देश की तीनों प्रमुख टेलीकॉम कंपनियों ने प्रीपेड का रिचार्ज महंगा करने का ऐलान किया था। कंपनियों के इस ऐलान के बाद अब अनुमान है कि जल्दी ही वोडाफोन और एयरटेल पोस्टपेड फोन को भी महंगा कर सकती हैं। टेलीकॉम सेक्टर की कमजोर हालत को देखते हुए ये फैसला भले ही कंपनियों के लिए फायदेमंद हो, लेकिन इससे ग्राहकों की जेब पर बोझ पड़ना तय है। प्रीपेड फोन का इस्तेमाल महंगा होने के बाद अब एयरटेल और वोडाफोन अपने पोस्टपेड प्लान को भी महंगा कर सकती है। एयरटेल तो जुलाई में एक बार कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए पोस्टपेड टैरिफ में बढ़ोतरी भी कर चुकी है। मार्केट एनालिस्ट्स का भी मानना है कि अगले कुछ महीनों में पोस्टपेड ग्राहकों पर बोझ बढ़ना तय है। अगर देश के पोस्टपेड मार्केट की गणित को समझें, रेवेन्यू के लिहाज से देश का पोस्टपेड मार्केट करीब 22,000 करोड़ रुपए का है। टेलीकॉम सेक्टर के एक्टिव सब्सक्राइबर्स में करीब 5% हिस्सा पोस्टपेड ग्राहकों का है। टेलीकॉम कंपनियों का 15% रेवेन्यू पोस्टपेड सेगमेंट से आता है। इनमें करीब 50 से 60% एंटरप्राइज कस्टमर्स हैं। 34% पोस्टपेड ग्राहक 3 महानगरों में हैं। बाकी 36% अर्बन सेंट्रिक ए सर्किल में है। वोडाफोन आइडिया 43% मार्केट शेयर के साथ नंबर 1 है, तो वहीं भारतीय एयरटेल का मार्केट शेयर 28% है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि टैरिफ बढ़ाने में जितनी देरी की जाएगी कंपनियों को उतना ही ज्यादा नुकसान होगा। वैसे भी एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के पोस्टपेड के महंगा होने के बावजूद ग्राहकों को कहीं और जाने का विकल्प मुश्किल से ही मिलेगा। टेलीकॉम कंपनियां इस समय अपने एवरेज रेवेन्यू पर यूजर यानी ARPU को 200 रुपए पर ले जाने की कोशिश कर रही है। इसे बढ़ाने का सबसे ज्यादा दबाव वोडाफोन आइडिया पर है, जिसका मौजूदा ARPU सबसे कम यानी 109 रुपए है। वहीं भारतीय एयरटेल का ARPU 153 रुपए है और रिलायंस जियो का एवरेज रेवेन्यू पर यूजर 143.6 रुपए है। यानी अगर कंपनियां पोस्टपेड प्लान को महंगा करती हैं तो करीब 5.3 करोड़ पोस्टपेड यूजर्स पर इसका सीधा असर होगा। साफ है कि कंपनियां अपना नुकसान घटाने या मुनाफा बढ़ाने के लिए पोस्टपेड प्लान महंगा कर रही हैं, लेकिन इस फैसले से जेब फोन ग्राहकों की ही कटेगी। आज तक ब्यूरो।